गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टूडेंट क्या है कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 है अपना, चैप्टर नंबर 8। जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज है चैप्टर नंबर 8। इसमें अपन फर्स्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो अपन देखते हैं 71% पे क्या है, वाटर है। अपनी जितना भी जो एरिया है इसके 71% पे क्या है, वाटर है। 29% पे क्या है, लैंड सरफेस है। लैंड सरफेस है। 71% पे वाटर है, 29% पे क्या है, लैंड सरफेस है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो 71 में से 71% में से 69% वाटर है। सॉरी 71% में से क्या है कि इस 71 का अपन क्या करते हैं, 97 निकालते हैं। मतलब 71 में से 97% वाटर है, ये क्या है, सालिन वाटर है। सालिन वाटर है। इसके बाद में बचता है अपने पास 3%। 3 का अपन देखते हैं, 3% का देखते हैं। इस 3% में से क्या है कि इसका 69% क्या है, वो तो ग्लेशियर में जाता है। ग्लेशियर में जाता है। इसके साथ ही क्या है कि इनमें से 30% वाटर है, वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 69 प्लस 30%, 99 बचा 1%। 1% की बात करते हैं अपन। तो 1% में क्या है कि 1% है जो अपन क्या करते हैं, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, इसके साथ ही इरिगेशन के रूप में काम लेते हैं। इसके साथ ही इसको अदर यूजेज के रूप में काम में लेते हैं। तो अपन स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि ये चैप्टर नंबर 8 है। इसमें अपन क्या है कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि अपने वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जिसमें अपन फॉर एग्जांपल के रूप में लेते हैं। तो जैसे अपना आता है खड़ीन आ जाता है, बावड़ी आ जाता है, इनके साथ ही लेक आ जाता है, पौंड आ जाता है, छोटी कुई आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जोड़ आ जाता है। तो ये सारे अपने क्या हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं। अब इसमें क्या है कि अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इस लेसन के परिचय की बात करते हैं। तो इसमें दिया, अपन आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि 71% पे वाटर है और 29% पे क्या है, लैंड सरफेस है। अब अपन इसके बारे में 6 क्लास में भी पढ़ते हैं, 7 में भी पढ़ते हैं, 4th 5th में भी पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि अपनी जो पृथ्वी है, इसका मतलब टोटल जो एरिया आता है विश्व का, इसके 71% के ऊपर तो वाटर है और 29% के ऊपर क्या है, लैंड सरफेस है। अब क्या है कि ये तो जो सीज एंड ओशियंस के रूप में है, ओशियंस के रूप में है, समुद्र और महासागर के रूप में।
इसके बाद में क्या है कि अपन इस 71 का भी अपन बात करें तो इसका 97% वाटर तो क्या है, खारा पानी है, सालीन वाटर है। इसके बाद में अपन बात करें 3% बचता है। 3% में क्या करते हैं अपन, 3% का 69% तो ग्लेशियर में चला जाता है ये पानी, ग्लेशियर के रूप में। और इसका 30% है वो अंडरग्राउंड वाटर है, जिसको बोलते हैं अपन ग्राउंड वाटर। और 1% है वो क्या है कि अपन जो पोर्टेबल अदर यूजेज के रूप में काम में लेते हैं, जैसे पोर्टेबल वाटर के रूप में, इरिगेशन के रूप में, अदर यूजेज के रूप में, इनके रूप में अपन काम में लेते हैं। आगे अपन देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अपन क्या है कि अपने ये कर लिया है कि अपने जैसे मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि अपनी जो सरफेस पे कितना पानी है और कितनी जो लैंड सरफेस है, ये टोटल एरिया के रूप में मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके बाद में अपन क्या है कि जैसे वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि जैसे अपने टोटल जो वाटर कितना है, तो यूज में कितना ले रहे हैं, सरफेस से अपने को कितना मिल रहा है, अंडरग्राउंड अपने को कितना मिल रहा है, ये सारा है। तो अपना क्या है कि इसमें ये दिया गया है कि अपन जैसे अपने धरातल पे क्या है कि 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर क्या है कि पानी है, इसकी उपलब्धता है। मतलब इतना पानी मौजूद है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिनमें से क्या है कि 1123 बिलियन क्यूबिक वाटर है, जिनको क्या करते हैं, यूजेबल वाटर है। ये यूजेबल वाटर है। यूजेबल वाटर है। इसके साथ ही अपन बात करें तो इनमें से क्या है कि 690 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है, ये अपने को किससे मिलता है, सरफेस से मिलता है। किससे मिलता है, सरफेस से। और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है, ये अपने अंडरग्राउंड वाटर है। अब ये तो अपन ने क्या लगाया, पता लगाया है कि अपनी पृथ्वी के ऊपर कितना पानी मौजूद है, जो अपने को सरफेस से तो कितना मिलता है और अंडरग्राउंड वाटर कितना मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि 2000 अपने 2000 में क्या तक क्या है कि अपना जो पानी है, इसको 634 बिलियन क्यूबिक वाटर है, इसको अपन यूज करते थे। मतलब इतना पानी अपने यूज में आ रहा था, जो क्या है कि 1023 बिलियन क्यूबिक वाटर है, ये बढ़कर क्या है कि 2025 तक क्या है कि अपने को काम में आने लग जाएगा। मतलब इतना पानी की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं भाई, इतने पानी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? इसके पीछे कारण है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। तो ये मतलब क्या है कि इनके पीछे क्या है, कारण है। तो एक बार अपन इसको देखते हैं कि अपनी जो पृथ्वी है, इनकी सरफेस इसके ऊपर क्या है कि 1869 बिलियन क्यूबिक वाटर मौजूद है, इनकी इतनी अवेलेबिलिटी है। इसमें से अपन क्या है कि 1123 बिलियन वाटर है, ये यूजेबल वाटर के रूप में जिनको मानव काम में ले सकता है। 690 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है जो सरफेस वाटर है। 433 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है, ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है। अपन बात करते हैं आगे, तो 2000 ईयर तक क्या है कि 634 बिलियन क्यूबिक वाटर को अपन यूज के रूप में, मतलब एक यूज के रूप में इसको काम में लेते हैं, यूज ले रहे हैं मतलब 2000 तक। और इसके अलावा 1023 बिलियन क्यूबिक वाटर है, जिनको 2025 में जाके अपन क्या करने लग जाएंगे, इनको काम में लेने लग जाएंगे। मतलब वाटर यूज की क्या है कि जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ रही है, इनके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, ये सारे क्या है कि इसके पीछे रीजन है। अब अपन देखते हैं वाटर मैनेजमेंट, अगला टॉपिक है अपना वाटर मैनेजमेंट।
अगला टॉपिक है अपना वाटर मैनेजमेंट, जिनको अपन बोलते हैं जल प्रबंधन, कि जल का प्रबंधन अपन कैसे करते हैं, जल को कैसे काम में लेते हैं, इन सारी चीज़ें। हाँ तो स्टूडेंट अपन अगला टॉपिक देखते हैं अपना वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट के बारे में क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि जैसे मोस्ट ऑफ रेन वाटर, ज़्यादातर बरसात का पानी क्या होता है कि सीज रिवर इनमें चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, ऐसे करके वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। लेकिन अपन जो अतिरिक्त पानी होता है, एडक्वेट बोलते हैं जिसको, एडक्वेट वाटर है, इसको अपन क्या करते हैं, इनका यूटिलाइज करते हैं, जिससे क्या है कि जैसे एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ड्रॉ आउट है, फेमाइन है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकें, उसको काम में ले सकें। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर पानी किस में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो पानी होता है जिनको अपन क्या है कि किन किन चीज़ों में यूज करें, जैसे मतलब एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इनके साथ ही अपन बात करें कि जो अकाल है या सूखा है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकें, उसको काम में ले सकें। इसके बाद में आगे है आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। स्वतंत्रता के बाद में क्या है कि कई बहुउद्देशीय योजनाएं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, इनका निर्माण किया गया था पंचवर्षीय योजना के अंदर। 5 ईयर प्लान चले थे, जो क्या है कि अपन 5 ईयर प्लान कब से कब तक चले थे, 1951 से लेके 2017 तक, 1951 से लेके 2017 तक क्या है कि ये अपनी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, जिनमें बीच बीच में इसमें 1 वर्ष की 2 वर्ष की अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं भी चली थी। लेकिन क्या है कि स्वतंत्रता के बाद में अपनी क्या है कि कई बहुउद्देशीय योजनाएं, कई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट है जो 5 ईयर्स के रूप में चले थे। अब क्या किया गया था, इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में क्या किया गया था, एक तो क्या किया गया था जैसे डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, एक तो मछली पालन का विकास किया गया था, इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया था, मछली पालन का विकास किया गया था, इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया था। इनके साथ ही क्या है कि पोर्टेबल वाटर है, इसके रूप में भी पानी को काम में लिया गया था। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इनके साथ ही क्या है कि इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के रूप में भी क्या किया गया, इनका उपयोग किया गया था। इसलिए क्या है कि जैसे मतलब ये सारे कुछ किए गए, इनके रूप में क्या है कि जैसे कई बांध वगैरह भी बनाए गए थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि इन योजनाओं को क्या कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इन योजनाओं को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से बोला था। तो स्टूडेंट अपना वाटर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, इसमें यह बताया गया था कि वाटर को मैनेज कैसे किया गया था, क्योंकि बरसात जो होती थी उसका पानी बहकर किस में चला जाता था, या तो समुद्र में चला जाता था या नदियों में चला जाता था। लेकिन जो अतिरिक्त पानी था, इसका यूज क्या है कि अपन क्या है कि जैसे एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या के रूप में, इनके साथ ही सूखा जो ड्राउट बोलते हैं, और फेमाइन अकाल जैसी स्थिति के रूप में इनको काम में लिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में क्या है कि कई मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट है, इनको शुरू किया गया था, और वो भी क्या है कि 5 ईयर प्लान के रूप में। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो ये 5 ईयर प्लान में क्या क्या डेवलप किया गया था। एक तो डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, मछली पालन का विकास किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का विकास किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल वाटर सप्लाई, और पीने योग्य पानी के सप्लाई के रूप में इनका यूज किया गया था। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, अब क्या है कि जो इन्वायरमेंट है, जलवायु है, इनको संरक्षित किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो क्या है कि इन योजनाओं को क्या है कि द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से बताया था। अब अपन क्या है कि ये देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और कौन कौन सी योजनाएं हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की है। इसमें ये देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की है और कौन कौन सी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की है, जो आगे देखते हैं अपन। हाँ तो स्टूडेंट अपन क्या है कि अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के क्या है कि कई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, वेरियस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, जिनमें फर्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो वर्तमान में क्या है कि चल रहे हैं, जिसमें एक तो आता है बांकरा नांगल वाटर प्रोजेक्ट आता है, इसके साथ ही रिहंद आता है, दामोदर आता है, हीराकुंड आता है, कोसी आता है, टेहरी आता है। तो ये मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें बांकरा नांगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेहरी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जिनके बारे में स्टूडेंट इस साल अपन ने क्या है कि 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है 2 नंबर का। तो ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके बाद में अपन स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि जैसे एक तो चंबल प्रोजेक्ट आता है, जिसका नाम जो अपना मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, इनकी क्या है कि एक जॉइंट वेंचर क्या है कि ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश का है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका का है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है जो गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, तो गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान है। इसके अलावा अपन मयूराक्षी की बात करते हैं, फरका प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मयूराक्षी और फरका प्रोजेक्ट है जो वेस्ट बंगाल के हैं। इसके अलावा माई प्रोजेक्ट है जो गुजरात और क्या है कि राजस्थान का है। फिर गंडक प्रोजेक्ट है जो बिहार का है और उत्तर प्रदेश का है। मच्छी प्रोजेक्ट है जो क्या है कि अपना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है। तो अपन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो चंबल प्रोजेक्ट आता है अपना मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का। इसके अलावा नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो आंध्र प्रदेश का है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका का है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है जो क्या है कि गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का है। इसके बाद में मयूराक्षी और फरका प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन से की, माई प्रोजेक्ट जो गुजरात और राजस्थान का है। इसके अलावा बात करते हैं अपन गंडक प्रोजेक्ट की जो क्या है कि उत्तर प्रदेश का है। मच्छकुंड प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा का है। तो ये मतलब अपने स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट आता है भांकरा नांगल प्रोजेक्ट। तो भांकरा नांगल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भांकरा नांगल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से राज्यों के अंदर इसके पानी को काम में लिया जाता है और कहाँ कहाँ से मतलब इनकी नहरें कहाँ इनकी नहरें निकाली जाती है, इनकी नहरों का पानी का जो सप्लाई है वो कहाँ कहाँ होती है। तो अगला टॉपिक आता है अपना भांकरा नांगल प्रोजेक्ट। भांकरा नांगल प्रोजेक्ट। हाँ तो स्टूडेंट अपना भांकरा नांगल प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अपन क्या है कि इसको एक एक पॉइंट को क्या करते हैं, इसको समझते हैं, लर्न करते हैं, इसको मतलब रीड करते हैं। तो अपन बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अपन क्या है कि फर्स्ट बात करते हैं इसकी ये स्टार्ट कब हुआ था। तो ये 1948 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। 1948 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था और 1963 में क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और इसके साथ ही क्या है कि ये देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अपने भारत का क्या है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है भांकरा नांगल प्रोजेक्ट। ये क्या है कि सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश नियर बिलासपुर में क्या है कि सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। ये क्या है कि राजस्थान और हरियाणा की जॉइंट वेंचर है, संयुक्त परियोजना है, जॉइंट वेंचर। तो हरियाणा और राजस्थान की क्या है कि एक संयुक्त योजना है जिसको इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। और किन किन के मध्य, सतलज और यमुना के मध्य क्या है कि इसको इरिगेशन के रूप में काम में लेते हैं, पोर्टेबल वाटर के रूप में काम में लेते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में काम में लेते हैं। अब क्या है कि अपन ये देखेंगे कि भांकरा नांगल जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर 2 डैम बने हुए हैं और वो भी कहाँ बने हुए हैं, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट
पंजाब में, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, उसमें क्या है कि इसके ऊपर 2 डैम बने हुए हैं। फर्स्ट जो भाखड़ा नांगल डैम आता है, तो ये इसकी अपन बात करते हैं इसकी लंबाई की, इसकी ऊंचाई की। तो फर्स्ट जो भाखड़ा नांगल डैम है, इसकी 518.16 मीटर क्या है कि इसकी लंबाई है, ये लॉन्ग है। इसके साथ ही इसकी हाइट है 167.64 मीटर हाई। तो 167.64 मीटर क्या है कि ये हाई है। ये सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है और ये विश्व का क्या है कि सबसे बड़ा डैम है ऊंचाई के रूप में। ऊंचाई के रूप में क्या है कि ये सबसे बड़ा डैम है। ये तो क्या है कि इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में अपन इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि 1948 में ये शुरू हुआ था, 1963 में ये कंप्लीट हुआ था। देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश नियर बिलासपुर वहाँ बना हुआ है। राजस्थान और हरियाणा की जॉइंट वेंचर संयुक्त योजना है। इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं, सतलज और यमुना को। इसके साथ ही क्या है कि इसके ऊपर 2 डैम बने हुए हैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। फर्स्ट है जो भाखड़ा नांगल है, जिसकी लंबाई है 518.16 मीटर और इसके साथ ही इसकी ऊंचाई आती है 167.64 मीटर और ये सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है और विश्व का क्या है कि सबसे बड़ा डैम है। किसके रूप में? एक ऊंचाई के रूप में, एक स्ट्रेंथ के रूप में बात करें तो ये विश्व का क्या है कि सबसे बड़ा डैम है। इसके बाद में अपना आगे देखते हैं इनमें। तो स्टूडेंट अपन ने क्या है कि 2 डैम्स के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो फर्स्ट डैम के बारे में मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट भाखड़ा नांगल डैम था उसकी मैंने लंबाई भी बताई है आप लोगों को, उसकी ऊंचाई भी बताई है। इसके बाद में आता है अपना सेकंड भाखड़ा नांगल डैम। तो सेकंड भाखड़ा नांगल डैम है, ये फर्स्ट से क्या है कि 13 किलोमीटर नीचे, मतलब 13 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बना हुआ है, जिसको नांगल डैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नांगल डैम भी बोला जाता है। इससे क्या है कि इसे अलग अलग क्या निकाली गई है, नहरें निकाली गई है। इसके पानी को क्या है कि अलग अलग नहरों के रूप में फिर क्या है कि बांटा गया है, जिसमें क्या है कि अलग अलग जो नहरें निकाली गई है, जिसमें एक तो आती है भाखड़ा कैनल, इसके बाद में सरहिंद कैनल, नांगल कैनल, बिस्ट दाहोब कैनल, निर्वाणा कैनल, ऐसे करके मतलब क्या है कि इसमें अलग अलग कैनल निकाली गई है। भाखड़ा कैनल, सरहिंद कैनल, नांगल कैनल, बिस्ट दाहोब कैनल, नरवाना कैनल। तो ये मतलब क्या है कि कैनल्स निकाली गई है। इसके साथ में हम बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या है कि जैसे मतलब 2 पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं। 2 पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर बने हुए हैं। जो फर्स्ट जो पावर प्रोजेक्ट है वो कोटला पावर प्रोजेक्ट है और सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो गंगूवाल पावर प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर क्या है कि अपन बोलते हैं जैसे जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, फर्स्ट आता है कोटला प्रोजेक्ट, सेकंड आता है गंगूवाल प्रोजेक्ट। तो ये मतलब इसके ऊपर आते हैं। एक बार अपन देखते हैं इसको कि इसकी 1948 में इसको शुरू किया गया था, 1963 में इसको कंप्लीट किया गया था। इनके साथ ही ये क्या है कि देश का बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ये हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त योजना है और इसके ऊपर क्या है कि 2 डैम बने हुए हैं और ये मतलब क्या है कि सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है भाखड़ा नांगल डैम, जो क्या है कि सतलज नदी के ऊपर क्या है कि हिमाचल प्रदेश नियर बिलासपुर के बना हुआ है। इससे क्या है कि जैसे इसके पानी को पोर्टेबल वाटर, इरिगेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। और ये मतलब क्या है कि यमुना और सतलज नदी के मध्य के रूप में इसको काम में लेते हैं। इसके ऊपर जो फर्स्ट भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, जिसकी क्या है कि अपन बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, जो 518.16 मीटर। तो ये क्या है? लॉन्ग है। इसके साथ ही क्या है कि 167.64 मीटर क्या है? ये हाई है। अच्छा, इसके साथ ही क्या है कि
ये एक स्ट्रेंथ के रूप में क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डैम है। फिर अपन सेकंड डैम की बात करते हैं, सेकंड भांकरा नांगल डैम की बात करते हैं। तो ये क्या है कि फर्स्ट भांकरा नांगल डैम से क्या है कि 13 किलोमीटर क्या है कि नीचे की ओर है, दूरी के ऊपर स्थित है। इनसे क्या है कि ये अलग अलग कैनल निकाली गई है मुख्य कार्य के रूप में, जिनको पोर्टेबल वाटर के रूप में काम में लेते हैं, जिनको इरिगेशन के रूप में काम में लेते हैं, जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन इनसे जो कैनल निकाली गई है, जिनका भांकरा कैनल नाम है, सरहिंद कैनल है, नांगल कैनल है, बिस्ट दाहोब कैनल है, निर्वाणा कैनल है, तो ये अलग अलग 5 कैनल्स इससे निकाली गई है। इनके साथ ही क्या है कि 2 पावर प्लांट इसके ऊपर बने हुए हैं, जिसमें एक तो कोटला आता है, एक गंगूवाल आता है। इसके साथ ही इसमें ये दिया गया है कि जब क्या है कि ये बनकर तैयार हुई थी, जब इसको बनाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जब इसको अपन देखते हैं, जब इस दृश्य को अपन देखते हैं, तो हमारा हृदय क्या है कि एक तरह से एक्साइटेड हो जाता है, एक तरह से उत्सुक हो जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि इसको डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको बोला गया था। अब अपना सेकंड कैनल आती है, वो आती है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सेकंड प्रोजेक्ट आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट इसको अपन देखते हैं विस्तार से।